बेटा ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और सुपरफ्लुअस जल्दी से ही आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हो सके तो वॉल्यूम 1 में भी एक सुपरफ्लुअस चैप्टर है जो इसके अलावा है। ठीक है, मैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इसीलिए चाहती हूँ सबको एक साथ करा के खत्म कर दूं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो जनरली हम सारे बैचेस में रिकॉर्डेड लोड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज, ऐसा कुछ चेंजेस या कुछ एडिशनल होता नहीं है। तो लाइव इसलिए पढ़ा दे रही हूँ आज मैं आप लोगों को, सारे बैचेस को एक साथ मिला के, कि किसी को कोई इश्यू ना हो कि कोई मैम ने लोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज मैंने 10 बजे आप सबको ऐड कर लिया है। क्या ये हमारी लास्ट क्लास है दार्शिक? ये बैच 8 का लास्ट क्लास है और एक टारगेट बैच 3 का भी ये लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो चलो बेटा वॉल्यूम 1 का जो है ना बेटा, वो कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ बुक है, उसमें रिकॉर्डेड क्लास क्या होगा। ये है आपका बिल्कुल लाइव क्लास, आज रात में 10 बजे मैं ले रही हूँ। और आज क्या है, आज कौन सा दिन है? वेंसडे है ना। ठीक है, चलो पॉजिटिव वर्ब स्वाति फिर से क्यों कराई यार? हाँ, तुम मुझे पागल समझी हो। चलो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन सुनो। क्या बेटा समझते हो? सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो ऊपर से फ्लो करके निकल गया। सुपर मतलब फ्लो करके ऊपर से निकल रहा है, यानी कि जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस होता है। देखो, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। ठीक है, अब आओ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन अगर हम कहें तो सुपरफ्लुअस का बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक आता है, लिखा रहेगा मोर देन रिक्वायर्ड। इसका वन वर्ड क्या है? सुपरफ्लुअस। मोर देन रिक्वायर्ड सुपरफ्लुअस होगा, मोर देन व्हाट इज नीडेड सुपरफ्लुअस होगा, सिनोनिम रिडंडेंट हो गया। देखो मैंने सिनोनिम और इसका डेफिनेशन दोनों लिख दिया। ठीक है, सरप्लस, रिडंडेंट, देवरूपा, वेरी गुड, फाइन। अब सुनो, जितना भी लाल में है, रेड में है और ब्रैकेट में है बेटा, वो सुपरफ्लुअस बना रहा है। अगर आप टोल का मीनिंग पढ़ोगे ना, तो इट इज द टैक्स दैट यू गिव फॉर द हाईवेज एंड फॉर द रोड्स दैट यू यूज, है ना। तो व्हाट इज टोल? द टैक्स दैट यू गिव टू यूज द हाईवेज। भाई टोल का मतलब ही टैक्स है, तो टोल टैक्स कई लोग बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। I'm going to pay the toll tax now. नहीं, I'm going to pay the toll now because toll is itself tax, a type of tax. She is my family member. Now, she is family. ये कहना चाहिए। कई बार आप लोग पूछते हो मैम आकृति मैम आपकी कौन है, तो मैं कहती हूँ she is family। इसका मतलब कि वो परिवार है, परिवार की सदस्य है। आप कहोगे मैम हमें मेंबर बोलना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगी मेंबर ऑफ द फैमिली होगा। बेटा जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, वो मैं किसी बैच के साथ करा के आप लोगों को या तो लोड कर दूंगी या उस दिन आपको कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, टेंशन मत लो। मुझे अच्छा हुआ याद दिला दिया, मैं दिमाग से भी निकल रहा था, ये भूल गई थी मैं। चलो अब आओ, कई बार लिखते हो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। बेटा आप सर और मैडम का डेफिनेशन देखना। मैडम का तो एक बहुत ही गंदा सा भी डेफिनेशन है। मैडम का एक मीनिंग तो ये भी निकलता है, जो कोठे होते हैं ना जहाँ पे तवायफ रहती है, उसकी जो हेड होती है, जो सबको पिक्चर्स में देखते हो पान खा के बैठ के और सारी लड़कियों को वो संभालती है, कोई भाग ना जाए, तो वो होती, वो भी मैडम कहलाती है, पता है। लेकिन सर और मैडम क्या है बेटा? सर और मैडम है एक रिस्पेक्टफुल वे में किसी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, अ रिस्पेक्टफुल वे टू एड्रेस समवन इज सर और मैडम। फिर रिस्पेक्टेड बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। फ्रेजल वर्ब में सब कुछ याद करने वाली चीज है यार। फ्रेजल वर्ब कोई टीचर नहीं कराता, मैं थोड़ा बहुत करा देती हूँ, फिर मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं जो आपको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर विवेक आप कहोगे तो अराउंड 80 सेंटेंसेस का मैंने कराया हुआ है ट्रांसलेशन के साथ, वो भी स्पोकन वालों को, वो कहोगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपके लिए कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है, और सुनो बेटा, मैडम का एक शॉर्ट फॉर्म है और वो लिखते वक्त कई लोग ये लिख देते हैं, कई लोग ये लिख देते हैं। बेटा ये सब रॉन्ग है। मैडम का शॉर्ट फॉर्म अगर मैम बोलते हो तो एपोस्ट्रोफी फिर एम लगाते हैं। और जिन बैचेस को कोई भी डाउट है कि मेरा ये रह गया है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस पहले दे दिया बेटा, जरा मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, बैच कोड के साथ अपना सिलेबस देख लो, बैच कोड के साथ मुझे व्हाट्सएप कर देना क्या रह गया। ठीक है, चलो चलो अब सुनो,
यस मुझे पता है, शुरू शुरू में बच्चे कहते हैं मैम बैच कब खत्म होगा, बैच कब खत्म होगा, और जब खत्म होने लगता है तो कहते हैं मैम बैच क्यों खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना बेटा, प्यार बन जाता है, आप लोग को प्यार हो जाता है। इसीलिए दिवाकर आपको अच्छा नहीं लगेगा बोल के अलविदा। अलविदा क्यों बोलोगे, फिर से मिलेंगे ना, कब, जब आप टीयर 3 दोगे ना तब मेरे पास फिर से आओगे। चलो सुनो, अब अगर मैं कहूं कस्टम, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस, बेटा जो यूजुअली आप करते हो दैट बिकम्स अ प्रैक्टिस, ठीक है, दैट बिकम्स अ प्रैक्टिस। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस इतना ज्यादा पुराना हो जाता है, इतना पुराना होने लगता है कि वो एक चलन बन जाता है उस समाज में, तो वो कस्टम बन जाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में चाय पिलाना, कॉफी पिलाना एक कस्टम बन गया। लेकिन बेटा कस्टम और पुराना और पुराना और पुराना हो जाएगा तो क्या होता है वो, तो वो आपके धर्म में समा जाता है एंड दैट इट बिकम्स ट्रेडिशन। ठीक है अविनाश, आप लोग को जो बोलना बेटा अब इसमें व्हाट्सएप कर दो, अब एकदम पढ़ाने दो मुझे। वो बन जाता है क्या, ट्रेडिशन बना जाता है, बन जाता है। मैंने क्या कहा, एक चलन होती है, जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो छुआछूत था, है ना, अनटचेबिलिटी, एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया था, एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया था। वही कॉमन प्रैक्टिस कस्टम के रूप में अपना लिया गया कि भाई ये तो हमारे समाज का नियम है, कस्टम है। और धीरे 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 इतने ज्यादा आपके धर्म में समा गया कि उसके बाद ये एक अलग से जाति बना दी गई और हमारे धर्म में समा गया, और उसके बाद वो जाति प्रथा बन गया, तो वो क्या हुआ, ट्रेडिशन बन गया। सती प्रथा एक ट्रेडिशन बन गया। तो जो पुरानी चीजें हैं जो आपके धर्म में भी समा जाए वो धीरे धीरे ट्रेडिशन बन जाता है। दैट मीन्स यूजुअली जो करते जाओगे ना वो यूजुअल जो करते हैं वही तो कस्टम है, जो यूजुअली करते हैं वही तो ट्रेडिशन है। इसलिए इस यूजुअल वर्ड को हटाओ। एम्बुश, देखते हो कई बार ऐसा होता है, कहते हैं हमारे 22 सैनिक मारे गए, कहां मारे गए, तो नक्सलियों ने मार दिया और घने जंगल में। बेटा घने जंगल में क्या करते हैं नक्सली, घात लगा के बैठे रहते हैं। एम्बुश का मतलब हिंदी में होता है घात लगा के वार करना, छिप के बैठे रहते हैं झाड़ियों में, पेड़ों के ऊपर, और जैसे उधर से सैनिक निकलते हैं वो क्या करते हैं, एकदम ऐसा फायर करते हैं क्रॉस कि तुम इधर भी जाओगे तो भी मरोगे, इधर भी जाओगे तो भी मरोगे, पीछे भागोगे तो भी मरोगे। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, उनका अपना कोई साउंड होता है कोई बर्ड का, और वो साउंड एक दूसरे को पहचानते, वही साउंड निकालते हैं। जब वो मान लो कि यहां से लेकर यहां तक अगर बैठे हुए हैं नक्सली पेड़ पर छुप के झाड़ियों के पीछे, जब वो बीच में पहुंच जाते हैं ना सैनिक, यानी यहां पहुंच गए, उसके बाद वो फायर करते हैं। वो पीछे भागे, आगे जाए, इधर जाए, उधर जाए, कहीं जाए, वो मरेंगे मरेंगे। घात लगा के वार करना, मैंने कहा वो छिप के बैठे रहते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये सब चीजें होती है, वो छुप के बैठे रहते हैं। अब ये बताओ हिडन, और मैंने कहा अचानक वार करते हैं वो, है ना, सडन, एक दूसरे से क्या करते हैं, किसी पंछी और किसी जानवर की आवाज में एक दूसरे से वो संवाद कर लेते हैं और अचानक शुरू होता है फायरिंग। तो हिडन और सडन। एम्बुश के साथ बिल्कुल सुपरफ्लुअस है, क्योंकि एम्बुश का मतलब ही होता है घात लगा के अचानक वार करना। साक्षी सुपरफ्लुअस बेटा कर लो ना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, भाई विजिबल का मतलब क्या है, जो आंखों को दिखता है वो विजिबल है। ऑडिबल, भाई ऑडी ओ ए यू डी आई, ये कान से रिलेटेड है। अगर मैं कहूं यू आर विजिबल, आप क्या कहते हो कई बार, मैम यू आर नॉट विजिबल, थोड़ी बोलते हैं यू आर नॉट विजिबल टू द आईज, भैया विजिबल तो आंखों को ही होगा। कई बार ऐसा होता है साउंड गायब हो जाता है तो कहोगे मैम यू आर नॉट ऑडिबल, क्या कभी ऐसा कहते हो मैम यू आर नॉट ऑडिबल टू द ईयर्स, भाई कान से ही सुनोगे और कहीं से थोड़ी सुनोगे। इसलिए विजिबल और ऑडिबल के साथ टू द आईज टू द ईयर्स मत लगाना। देखो समझ में आ रहा होगा आराम से। इट्स 12 o'clock नून, भाई 12 o'clock नून क्या होता है, आप 12 o'clock कह रहे हो तो मिडनाइट अगर आप बात करोगे, अगर 12 o'clock कह रहे हो तो बेटा 12 o'clock से पता नहीं चल रहा है कि वो नून है कि मिडनाइट है, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर आप नून कह रहे हो तो इसका मतलब तो 12 क्या है, पीएम, और अगर मिडनाइट कर रहे हो तो 12 AM। इसीलिए अगर हम नून बोल दिए तो फिर 12 बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने 12 o'clock बोला तो पता नहीं चला कि वो नून है कि मिडनाइट है, लेकिन जैसे मैंने नून कहा आपको समझ में आ गया कि 12 o'clock तो है ही और साथ में पीएम भी है, और मिडनाइट से समझ में आ गया कि 12 तो बजे ही है, तो 12 बजना फिर से बोलने की जरूरत थोड़ी है, 12 o'clock मिडनाइट है तो रॉन्ग होगा। 6 PM क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम बेटा, आई विल मीट यू 6 PM इन द इवनिंग, भाई 6 PM इवनिंग में भी होता है, इवनिंग में ही होता है। आप ऐसे बोल सकते हो 6 o'clock इन द इवनिंग, ये चलेगा, ठीक है। देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। देवरूपा,
बेटा मैं आप लोगों को कुछ सेशन संडे को लूंगी और जो भी जीआईएफ वोकैब होंगे ना वो स्पेशल बैच में मैं जीआई वोकैब लोड करते जाऊंगी। अगर किसी भी एक बैच में पढ़ाना होगा तो मैं सारे बैचेस को ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलो बोलो कोई प्रॉब्लम? यस दे आर रॉन्ग टुगेदर कनिका, लेकिन अगर इंडिविजुअली यूज करोगे देन दे आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं ये कहूं आई हर्ट माई टो ऑफ द फीट, गलत है। जानते हो आपकी कितनी फिंगर्स है? जरा बताओ तो मुझे, कितने फिंगर्स है आपके? हाँ कितने फिंगर्स है बताओ तो, आपके फिंगर्स कितने हैं? जल्दी बताओ आपके फिंगर्स कितने हैं? जल्दी। 8। बेटा मैंने कहा नून के साथ 12 o'clock लगाने की जरूरत नहीं है। अरिंदर ने कहा है 10, नेहा ने कहा है 8, देवरूपा ने कहा है 20, ओके, नितिन ने कहा है 16। अरे सबके अलग अलग फिंगर से क्या? रवित ने कहा है 20, साधना ने कहा है 10, दार्शिक ने कहा मैम वोकैब का बुक कब मिलेगा? रुक जा यार, जब मैं बुक लाऊंगी तो खुद ही आके यूट्यूब में भी हल्ला मचाऊंगी ताकि मेरे बुक्स बिक जाए। इसे शांति से सुनो। सी यू हैव ओनली 8 fingers, 2 thumbs, 8 fingers, 2 thumbs। फिंगर्स का भी नाम है देखो ना, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, है ना, एंड दिस इज थंब। सो यू हैव 8 fingers। मैंने कहा इंडेक्स, दिस इज अ फिंगर, मिडिल फिंगर, फिंगर वर्ड ही आ गया, इसके बाद रिंग फिंगर, फिंगर वर्ड आ गया, लिटिल फिंगर, फिंगर वर्ड आ गया, लेकिन थंब, ये 2 थंब है। और बेटा पैर की जो उंगलियां हमको टोस कहते हैं, ठीक है, पैर की उंगलियों को टोस कहते हैं, और पैर का जो तलवा होता है उसको सोल कहते हैं, और पीछे जो होता है, जो आपके जूते का पीछे वाला भाग में जो रहता है उसको हील कहते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप सोल ऑफ द फीट कहोगे या टोस ऑफ द फीट कहोगे तो गलत होगा। आई हर्ट माई टो, मुझे एक उंगली में, पैर की उंगली में चोट लगी तो मैं क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगी? आई हर्ट माई टो। और अगर मैं कहूंगी मेरी उंगलियों में चोट लग गया, पैर की उंगलियों में, तो मैं कहूंगी आई हर्ट माई टोज, है ना, याद रखना। इसीलिए ऑफ द फीट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप 20 वाले क्या करते हो? इंडेक्स फिंगर कहते हैं बेटा, इंडेक्स है ना पहला वाला फिंगर। शुभम, बहुत सारे टीचर्स खुद ही कंफ्यूज रहते हैं बेटा। चलो अगर मैं कहूं आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, भाई आई एम टॉल, इन हाइट में ही तो टॉल हूं, फिर इन हाइट मत लगा देना। यू लुक फेयर, ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, भाई ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन क्या कहते हैं? सीधा कहो ही इज फेयर, ही इज डार्क, है ना। इसका मतलब है कि फेयर और डार्क आप कॉम्प्लेक्शन में ही होगे, है ना। ही इज वीटिश, गेहुआ रंग का है तो वीटिश, फिर इन कॉम्प्लेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फ्यू एंड मेनी, नंबर के साथ वर्ड यूज मत करो। अगर मैं कहूं कि आई हैव मेनी पेन्स इन नंबर, थोड़ी बोला कभी ऐसे, मैं कहती हूँ आई हैव मेनी पेन्स, है ना, एंड आई हैव फ्यू पेन्स। कभी भी फ्यू और मेनी बेटा संख्या में कम, फ्यू मैं आपको ग्रामर में लिखवाती हूँ, संख्या में ज्यादा मेनी, मात्रा में कम लिटिल, मात्रा में ज्यादा मच। इसीलिए लिटिल और मच के साथ इन क्वांटिटी वर्ड सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एंड फ्यू और मेनी के साथ इन नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आया था, एल्कोहल इवन इन लिटिल क्वांटिटी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्या था? एल्कोहल इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, सॉरी इवन इन लिटिल क्वांटिटी इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखो ध्यान से, इवन इन लिटिल क्वांटिटी गलत क्यों है? इवन इन स्मॉल क्वांटिटी चलेगा, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट नहीं सुना, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, इसीलिए बड़ा पैक बनाते हो तो लार्ज होता है, छोटा बनाते हो तो स्मॉल होता है, लिटिल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ही तो होता है। थोड़ा क्वांटिटी है तो लिटिल होता है, ज्यादा क्वांटिटी है तो मच होता है। लेकिन अगर आप पैक की बात करोगे तो स्मॉल यूज कर सकते थे, लिटिल इन क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, योर सूट मैम इट इज रेड इन कलर। क्या रेड तो कलर में ही होगा, ग्रीन व्हाइट येलो वगैरह तो कलर में ही होगा ना, फिर से इन कलर लगाने की जरूरत थोड़ी है ना। देखो बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वर्ड, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेट का एडजेक्टिव फॉर्म क्लाइमेटिक होता है और हालात तो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वर्ड होता है,
लेकिन वेदर क्या है? तो वेदर बेटा हर रोज का जो मौसम की हालत होती है ना, यानी आज के मौसम का की जो हालत है उसको क्या कहते हैं? टुडेज वेदर। आप वेदर कंडीशन नहीं बोलते, क्योंकि आज जैसा कंडीशन है बाहर उसको आज का वेदर कहेंगे। तो वेदर के साथ कंडीशन वर्ड नहीं चलता, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि देखो बेटा आपको कंडीशन वर्ड नाउन है, अब उसके लिए आपको एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद नाउन लगा सकते हो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वर्ड ठीक है ये नाउन के साथ, लेकिन वेदर कंडीशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ। अच्छा, किसी की मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है। कैटास्ट्रॉफ बेटा याद रखना, ये रूट में भी आप पढ़ोगे। कैटा का मतलब होता है काटना, ठीक है ना। और अगर कैटास्ट्रॉफ कहोगे, कैटाक्लिज्म कहोगे, तो इसका मतलब होता है जैसे काटना, खत्म करना। और ट्रॉफी जो वर्ड है ये आपके समझते हो जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं ना, इसमें भी ट्रॉफ वर्ड यूज होता है ना, स्ट्रेटोस्टॉफ, ठीक है। ये सारा जो वर्ड्स है ये आपके धरती से रिलेटेड वर्ड होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सब कुछ सर्वनाश कर रहे हो, सब कुछ काट पीट के सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वो क्या है? सर्वनाश को हम कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, यानी सारे ट्रॉफ को काट के रख दिया, यानी सर्वनाश कर दिया, ठीक है। देखो कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, कैटाक्लिज्म, ये सारे वर्ड है जो रिलेटेड है काटने या सर्वनाश करने के लिए। इसीलिए कैटास्ट्रॉफ का मतलब मैंने क्या कहा? सारे ट्रॉफ को, है ना, उसको काट के रख दिया। तो क्या है ये? कैटास्ट्रॉफ मतलब सर्वनाश। अब इसका इंग्लिश का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टोटल डिस्ट्रक्शन। अब अगर टोटल डिस्ट्रक्शन है तो फिर टोटल और कंप्लीट वर्ड क्या लगाओगे यहां पे? ठीक है, देखो बेटा, लिटिल हमेशा स्मॉल होता है, लिटिल हमेशा इन क्वांटिटी होता है, स्मॉल इन हाइट भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, इट्स कलर इज रेड बोल सकते हो, लेकिन रेड इन कलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सरप्राइज। बेटा कई बार सरप्राइज प्लेजेंट होता है ना, कि आपके कोई बहुत नजदीकी है, आपको अचानक सरप्राइज दिया और घर पहुंच गए तो आप कहोगे वाओ, इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। प्लेजेंट हो सकता है, लेकिन बेटा वो सरप्राइज क्या होता है? हाँ, सरप्राइज याद करना रखना बेटा, सरप्राइज ऐसी चीज होती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सरप्राइज ऐसी चीज होती है जिसको आप उम्मीद नहीं किए थे, अचानक घर में कोई आ गया और आप खुश हो गए तो कहोगे इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन याद रखना बेटा, सरप्राइज एक्सपेक्टेड नहीं होता है तभी सरप्राइज। और ये जो शॉक है भाई, वो प्लेजेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने प्लेजेंट शॉक लिख दिया तब तो आप एंटोनिम को जोड़ दिए, सुपरफ्लुअस नहीं, वो एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज हो या शॉक हो, दोनों अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ 19। बेटा अभी मुझे क्वेश्चन, रुक जाओ स्वाति, थोड़ा सा रुक जाओ, श्वेता थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, आपका क्वेश्चन तो नीचे गया, खाली आपका प्लीज मैम दिख रहा है मुझे, इसे कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ। आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, दोनों चलेगा। फ्यू का मतलब हो गया और फ्यू का मतलब हो गया कुछ एक। यस, लास्ट मंथ ग्लेशियर बर्स्ट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट कॉजिंग कैटास्ट्रॉफ, है ना। चलो नेक्स्ट आओ, शेयर फुलिशनेस में कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब सुनो, आयोटा। बेटा आयोटा का मतलब इतना सा, कितना सा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, इतना सा कि एकदम थोड़ा सा। और स्पेक, बेटा कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक कण आंख में चला जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन परेशानी होती है, फिर कोई फूंक मार देता है, उड़ जाता है वो, यानी इतना छोटा सा कण है कि दिखता भी नहीं है, इसीलिए स्पेक का मतलब छोटा सा कण और आयोटा मतलब एकदम थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, इसके साथ में लिटिल या स्मॉल जैसा कोई वर्ड लगा दूं कि एक स्मॉल स्पेक मेरे आंख में चला गया है, भाई स्पेक है तो स्मॉल ही होगा, इसीलिए स्पेक का मतलब वेरी स्मॉल इन साइज एंड आयोटा का मतलब वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, इसीलिए इनके साथ स्मॉल लिटिल जैसा कोई वर्ड मत लगा देना, ठीक है। दाशिक गलत होगा बेटा, he hid himself, he hid behind the curtain होगा। दाशिक ये वाला जो शीट है ना जो आप बता रहे हो मुझे अभी, वो आप प्लीज मेरे वॉल्यूम 1 में पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार, अगर ये चैप्टर समझ जाओगे ना, कुछ इसके अलावा भी आ जाएगा तो भी कर लोगे। नेक्स्ट आओ, सडन इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? कई बार होता है कुछ लोग इम्पल्स में हत्या कर देते हैं, आवेश में। आवेश में कैसे आते हैं? सोच के नहीं, अचानक आ जाएंगे आवेश में, एंड दैट इज व्हाट
आवेश का मतलब देखो क्या है, इंपल्स का स्ट्रॉन्ग सडन डिजायर, अचानक जो इच्छा जागती है, ठीक है। इसलिए सडन इंपल्स जो है, स्वाति आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लेना, लिख लो 8860333003, ठीक है। अब यहाँ प्लीज तंग मत करो अब कोई। इंपल्स हमेशा अचानक आता है। अब नाउ रिमेन और परसिस्ट, अगर आप कहोगे कि मैम द जॉब इज डन, मैं कहूंगी इट इज स्टिल रिमेनिंग, इट इज स्टिल रिमेनिंग। स्टिल और रिमेन, रिमेन मतलब रहना, स्टिल मतलब है। सो इफ यू से इट इज स्टिल रिमेनिंग, इसका मतलब है कि अगर आप इसको एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो तो कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पोकन में तो जनरली यूज होता है क्योंकि स्टिल का मतलब अभी भी होता है और रिमेनिंग का मतलब रहना होता है, ठीक है। लेकिन एसएससी में एक क्वेश्चन आया था जिसके कारण मैंने ये डाल दिया, अदरवाइज इन स्पोकन इट इज यूज्ड कि स्टिल का मतलब अभी भी और रिमेनिंग का मतलब टिका हुआ है, अभी भी है। सो इफ यू से इट इज स्टिल रिमेनिंग तो इसका मतलब है कि अभी भी है। लेकिन परसिस्ट के साथ स्टिल तो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि परसिस्ट का मतलब होता है कि वो वहां पे टिका हुआ है और उस समय है, ठीक है। इसीलिए आप चाहो तो स्पोकन में आप स्टिल रिमेनिंग वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। सेफ हेवन, बेटा बेटा हेवन नहीं लिखा है मैंने, HEAVEN नहीं लिखा है, HAVEN लिखा है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में लोग अपने पैसे जमा करते हैं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं ये टैक्स हेवन है, यानी टैक्स से जो पैसा चुरा के बचाए है ना, वो आप डाल दो वहां पे, तो वो सेफ प्लेस होगा जहां पे आपका पैसा प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर होगा। डेंजर क्या है, सरकार निकाल लेगी और आपको पता चला देगी अच्छे से, ठीक है। सो HAVEN क्या है, सेफ प्लेस, सेफ प्लेस। इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि स्विस बैंक इज अ सेफ हेवन फॉर टैक्स डिफॉल्टर्स, नहीं कह सकते, क्योंकि सेफ हेवन नहीं, टैक्स हेवन कह सकते हैं, वहां पर टैक्स चोरी करके लोग रखते हैं। The reason why I did not come was because I was not well. ये कंजंक्शन में पढ़ा चुकी हूं मैं, और कंजंक्शन में रहता है ये। The reason why का मतलब है क्योंकि, और because का मतलब भी क्योंकि। भाई दोनों का मतलब क्योंकि है, तो फिर दोनों क्यों आएगा, तो फिर क्या आएगा, because हटा के that लगाओ। The reason why I did not come was that I was not well। देखो स्वाति, वो इस तरह से आया था ना क्वेश्चन कि वहां पर ही मिस्टेक था, स्टिल के साथ रिमेन, तो इसलिए मैंने लगा दिया। अदरवाइज देखो स्पोकन में स्टिल रिमेन्स यूज करते हैं, ठीक है। सुनो इसका दे दो ना, अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट आओ बेटा, राउंड। राउंड क्या है, श्वेता तुम उसी में लटके रहो, थोड़ा सा तो रुक जाओ यार, चैप्टर तो खत्म करने दो। राउंड इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, भाई रेक्टेंगुलर, राउंड, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगुलर जिसको है, शेप में ही तो होते हैं, है ना, ओवल। अगर कोई भी शेप लगा दो और उसके साथ इन शेप, जैसे मैंने कहा टॉल इन हाइट नहीं बोलते, तो राउंड इन शेप थोड़ी बोलोगे, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं कहूं कि आप लोग बोलते हैं मैम रिकॉर्डेड क्लास है, क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है कि मैम ने शायद इसको रिकॉर्ड करके पहले रखा होगा, राइट। अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं कि ये क्लास रिकॉर्डेड है तो ये पहले से रिकॉर्डेड होगा। मैं ये थोड़ी कहूंगी यार प्री रिकॉर्डेड, या प्री का मतलब पहले होता है, रिकॉर्डेड मतलब पहले से हुआ, तो प्री रिकॉर्डेड जैसा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ट्विंस में आओ बेटा, ट्विंस नाउन है। अगर मैं कहूं दे आर ट्विंस तो कहोगे दोनों जुड़वा है। अब अगर मैं कहूं ही इज माई ट्विन, इसका मतलब ये मेरा जुड़वा भाई है। शी इज माई ट्विन, ये मेरी जुड़वा बहन है। ट्विन सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स, ये सब नहीं होता। कजिन ब्रदर, ट्विन ब्रदर नहीं होता। Our earth is round and it is also not round, ठीक है, it is spherical, है ना। चलो नेक्स्ट आओ। उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि पास्ट यानी प्री रिकॉर्डेड नहीं होता, तो बेटा हिस्ट्री भी आपका पास्ट का ही होता है। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, स्पोकन वाले कहती हूँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म सीख लिया ना, अब आप हिस्ट्री की बुक शुरू हो जाओ। IAS के बच्चे होते हैं उसमें, मैं कहती हूँ हिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ो। NCERT का हिस्ट्री शुरू करो 6 से, अब हिस्ट्री में इंग्लिश में।
उसका रीजन क्या है कि मुझे पता है वहां पे से वो वोकैबुलरी कुछ कुछ सीखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सारा पढ़ा दिया, सारा याद करा दिया, है ना। तो वो जितना हिस्ट्री है सब V2 में है। तो भाई हिस्ट्री के साथ पास्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा पास्ट की होती है। आपका जो एक्सपीरियंस भी होता है आपका पास्ट ही होता है। कई लोग कहते हैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। भाई आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, मेरा कजिन ब्रदर कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखना। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, ठीक है। और पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं इस आदमी का रिकॉर्ड ठीक नहीं, इस आदमी का रिकॉर्ड ठीक नहीं। इसका मतलब क्या है, ये आदमी भी मेरे सामने खड़ा है, इसका जो भी रिकॉर्ड होगा पुलिस स्टेशन में दर्ज, वो तो इसका पास्ट ही होगा ना। तो पास्ट रिकॉर्ड क्या होगा, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, ये जो फेसबुक में आप म्यूचुअल फ्रेंड देखते हो, है ना, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है जानते हो? आपसी। जैसे हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप जब मैथ्स पढ़ते हो और कहते हो अच्छा इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स को कॉमन निकाल दो, तो भाई मैं तुम्हारी भी दोस्त हूं, मैं इसकी भी दोस्त हूं, तो मैं तो कॉमन फ्रेंड हूं ना। इसीलिए इसके चक्कर में, ये फेसबुक के चक्कर में ये म्यूचुअल फ्रेंड जैसा वर्ड आ गया, जो सुपरफ्लुअस नहीं है, जो गलत है, वो कॉमन फ्रेंड है। देखो साधना नहीं समझ में आएगा। यू कैन नॉट एस्टिमेट बॉय एंड गर्ल इन ट्विंस, नॉट पॉसिबल। ही एंड शी हेल्प करेगा बस। रेक्टेंगुलर इन शेप लगाने की जरूरत नहीं है यार। दिस रूम इज रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या होता है इन शेप? भाई रेक्टेंगुलर हो गया, शेप में तो है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, PAN और PIN, है ना। इसमें N स्टैंड्स फॉर क्या? नंबर, ठीक है। जरा पैन का फुल फॉर्म बताओ तो जल्दी से। हाँ, मार्क जुकरबर्ग को ज्वाइन नहीं कराया था बैच ना बेटा, इसीलिए वो गलत बोल दिया, उसने गलत लिख दिया। जल्दी बोलो यार, कितना लेट कर रहे हो, जल्दी से बताओ जल्दी। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, वेरी गुड। अब देखो परमानेंट अकाउंट नंबर बोला ना, तो फिर पैन नंबर क्यों बोलते हो? प्लीज गिव योर पैन, प्लीज गिव योर पेन। पैन और पेन के साथ नंबर मत लगाना। उसी तरह से HIV में V स्टैंड्स फॉर वायरस, ATM में M स्टैंड्स फॉर मशीन, EVM में M स्टैंड्स फॉर मशीन। तो कहते हैं EVM मशीन को बीजेपी हमेशा हैक करवा लेती है ना, EVM मशीन को। भाई EVM के साथ मशीन नहीं आता और HIV के साथ वायरस नहीं होता। कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर सुपरफ्लुअस है, याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब आओ 34 में, ध्यान से देखो बेटा, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझना पड़ेगा आपको। अडेज, क्लीश है यहाँ पे, हाँ अडेज का देखो मतलब क्या है। ओल्ड एंड फेमस सेइंग, इतनी पुरानी सेइंग जो बहुत पुरानी हो चुकी है और लगभग लोग जो भी उस भाषा को जानते हैं वो जानते ही है ना। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड क्लेश या प्लेटिट्यूड का मतलब अ फ्रेज यूज्ड फॉर सो लॉन्ग दैट इट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, उसका इफेक्ट ही नहीं रहा यार। हैप्पी बर्थडे, है ना, जैसे कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी न्यू ईयर यार, 20 भी ऐसे गया, 21 भी वैसे गया। लेकिन ये सब क्या चीजें हैं ना, ये हैप्पी न्यू ईयर या ऐसे कोई ऑल द बेस्ट, सेम टू यू, ये इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं ना कि इसका वो असर खो दिया है। प्रोवर्ब बेटा, ये जो मुहावरे होते हैं और ट्रेडिशन, मैंने कहा अभी बताया था कि कस्टम पुराना हो गया और पुराना हो गया, हमारे धर्म का भाग हो गया, तब ट्रेडिशन। बेटा इनके साथ ओल्ड वर्ड सुपरफ्लुअस तो होगा ही होगा ना, राइट। प्लेटिट्यूड एंड क्लिश, मैंने क्या कहा, इतनी बार यूज हो चुका है कि आप कोई कुछ बोलता है ना, जैसे अब देखो आपके जमाने के लोग, इनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, इनको कोई ज्यादा भावना नहीं जगती है। वही अगर 1948, 49, 50 या 60s के लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सीधा दिल में लगती थी जाके। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भाग लिया था स्वतंत्रता, जो इतना ज्यादा परेशानी हुई है इंडिया के लोगों को, उसमें भाग लिया है। उसमें लोगों ने टॉर्चर होते हुए देखा है लोगों को, या टॉर्चर बर्दाश्त किया है, तो उनके दिल में कुछ होता था उस बात को सुन के। 70 साल के बाद हमें कुछ नहीं होता है ना, तो इसीलिए ओवर यूज्ड हो चुका है। अब नॉस्टैल्जिया, बेटा नॉस्टैल्जिया, जब पुरानी यादें करके आप कभी दुखी होते हो, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना, वो नॉस्टैल्जिया है, राइट। तो नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी यादें, पास्ट मत लगाओ। अब जैसे माया मैम की बहुत बुरी हालत है, वो एक एक चीज देख के रोते रहती है,
क्योंकि जिसके साथ अराउंड मोर देन 30 years वो जी है, तो उसके साथ उनकी बहुत सारी अच्छी यादें हैं। और इनफैक्ट मतलब मेरी दूसरी सिस्टर की लड़की यही कह रही थी कि मैं 5 साल उनके साथ पटना में रही थी वो, क्योंकि उसका स्कूल के मतलब 5th में पहुंच गई थी तब मेरी बड़ी सिस्टर, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो थोड़ा बिजी हो गई थी, कहीं और सेटल हो गई थी, तो उन्होंने स्कूल उसको खराब नहीं किया, उसने मायरी के पास छोड़ दिया था उसको। वही वो बता रही थी मेरी दूसरी सिस्टर की लड़की कि 5 साल में उनके घर में रही थी और मैंने 5 लड़ाई भी इन लोग के बीच में नहीं देखा है, दोनों में इतना प्यार था। तो अब ये क्या है, वो भी वो सारे मेमोरीज याद कर करके रोती रहती है, तो दैट इज वेरी पेनफुल फॉर हर। लेकिन हमारे लिए कई बार नॉस्टैल्जिया होता है, कहते वो कितने अच्छे वो दिन थे, उदास हो जाते हैं, फिर उस दिन के कुछ ऐसे चीजें याद करते हैं जिसको सोच के हंसी आ जाए तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो नॉस्टैल्जिया हमेशा पास्ट का होता है, इसीलिए नॉस्टैल्जिया देखो, प्लेजर एंड सैडनेस कॉज्ड बाय रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम पास्ट, इसलिए पास्ट वर्ड उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, तनु आई के साथ इस तब आता है बेटा, जब आई इज अ वर्बल बोलोगे तब, अदरवाइज नहीं। अरमान, इफ यू लव द पर्सन यू विल नॉट गेट बोर्ड ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, चलो, टुमारो वी विल मीट ईच अदर। व्हाट इज ईच अदर? यार अगर हम 2 लोग हैं तो वी विल मीट ईच अदर, हम सभी लोग हैं तो वी विल मीट वन एंड अदर। अब ईच अदर वन एंड अदर क्या होता है? मीट का मतलब मिलना हुआ, मिलोगे तो एक दूसरे से ही मिलोगे ना, इसलिए मीट के साथ ईच अदर और वन एंड अदर जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो नमक, आटा, तेल सब मिक्स पानी सब मिक्स करना चाहते हो, कहते मिक्स देम टुगेदर। कई खाने की चीजों में देखा है मैंने वीडियोस में, मिक्स देम टुगेदर। व्हाट टुगेदर? आप जब मिक्स करोगे तो सबको तो साथ में मिक्स करोगे, ज्वाइन करोगे तो साथ में ही ज्वाइन करोगे, तो टुगेदर क्या होता है देखो। ठीक है, ये अंकित सुपरफ्लुअस है बेटा, और ये सुपरफ्लुअस क्लास आज मैं खत्म करा दूंगी। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपको समझा के करवा रही हूँ बेटा। नेटिव, जब मैं रूट में नेटिव पढ़ाती हूँ तो नेट आपको रूट पढ़ाती हूँ, नेट का मतलब होता है बर्थ। आपका नेटिव विलेज क्या है? नेटिव मतलब जहां आपका बर्थ हुआ है, तो जहां के आप मूल निवासी होते हो, वहां के मूल यानी कि वहां की ओरिजिनल निवासी होते हो, है ना। इसीलिए नेटिव वर्ड के साथ ओरिजिनल मत लगाना। अगर आप कहीं के लोकल सिटीजन हो वहां के, तो लोग कहते हैं आई एम ए लोकल रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस। रेसिडेंट बना है बेटा रिसाइड करने से, रिसाइड मतलब वहां रहने से, वहां आप रह रहे हो, वहां पे आप बस रहे हो, बसे हुए हो। ठीक है, तो फिर वहां लोकल वर्ड मत लगा देना। और रेट्रो कहीं पर भी रहेगा तो वो होगा पिछला यानी कि पास्ट। इसीलिए रेट्रोस्पेक्ट जब करते हो तो आप पिछला सोचते हो, है ना। आप सोचते हो कि पिछला इंस्पेक्ट, मतलब ऐसे याद रखो ना बेटा, रेट्रो और इंस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट क्या होगा? अ रिव्यू ऑफ द पास्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, रेट्रो मतलब पुराना, इसीलिए पुराना कोई चीज निरीक्षण करना। देखो, ठीक है, हाँ विवेक, क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, फीट और ब्रेक थ्रू क्या है? अब बताओ, अभी जो कोविड का वैक्सीन आया है बेटा, ये वैक्सीन आ पाता? अगर ये वैक्सीन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था ना, इन्वेंट किया था ना शायद, हाँ। अगर लुइस पास्चर ने इसके बारे में इन्वेंशन नहीं किया होता तो, हाँ, तो समझ रहे हो, वो लाइफ में, वो इस साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहते हैं इट वॉज अ मेजर फीट, इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू। यार फीट और ब्रेक थ्रू ये तो मेजर है, कुछ भावनाओं में बह के हम लोग उसके साथ मेजर और फीट लगा देते हैं। ठीक है देवरूपा, मैं क्या बताऊं बेटा, अब बताने में भी डर लगता है। अभी नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी मैं 2 महीने तो कोविड का वो है ना मेरे में एंटीजन, इसलिए नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, इंट्रोस्पेक्ट। बेटा इंट्रो का मतलब अंदर और स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट। देखो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आप अंदर इंस्पेक्ट कर रहे हो, अंदर इंस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। ये हो गया इंस्पेक्ट और ये हुआ इंट्रो मतलब अंदर। जैसे कांग्रेस हारी अभी बंगाल में, तो वो क्या कहेगी कि वी विल इंट्रोस्पेक्ट, हम अपने में इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई, है ना, हमसे गलती कहाँ हुई। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। वो नहीं कहेगा वी विल इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स,
मैं ये नहीं कहूंगी इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ही होता है आत्मनिरीक्षण। अच्छा रिदम, तब तो एनसीईआरटी को लिख दो कि आप गलत इंग्लिश पढ़ा रहे हो। 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का नाम ही है अब पास्ट हिस्ट्री। नहीं, इनर इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकता बेटा। नहीं, इनर इंस्पेक्शन तो हो सकता है, इनर इंट्रोस्पेक्ट बेटा, इंट्रो अंदर है, इंस्पेक्शन का मतलब ही तो है निरीक्षण, वो तो हो ही सकता है। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, तो बिग ब्लंडर भी मत बोलना और ब्लंडर मिस्टेक भी मत बोलना। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब है भारी भूल। देखो, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम 2 महीने का क्लास छूट गया, तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड नहीं भाई, यू आर लैगिंग, क्योंकि आप पीछे रह गए हो। लैग होता है जब पीछे रह जाता है कोई चीज, है ना, वो बिहाइंड नहीं होता, लैग होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरी चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ और होगा और आवाज लेट आएगा, है ना, आवाज लेट आता है, तो क्या कहोगे? मैम योर वॉइस इज लैगिंग, मतलब बाद में आवाज सुनाई पड़ रहा है, आपका चेहरे का वो भावना पहले खत्म हो जाता है। मैं मुंह बंद मैंने कर लिया, लेकिन आवाज अभी भी आ रही है और उसके बाद आवाज फिर बाद में बंद होगी, तो आप कहोगे क्या? मैम योर वॉइस इज लैगिंग। लैगिंग बिहाइंड नहीं होता, ठीक है। गिफ्ट क्या कहेंगे? अच्छा लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ऐसे इसका दाम तो 1000 रुपया है, चलो तुम 100 रुपया ही दे दो। क्या 10 रुपया भी लेते हो गिफ्ट का? क्या नहीं ना। ये जो कंपनी से ना फ्री गिफ्ट लिख के पागल की तरह इन्होंने फ्री गिफ्ट वर्ड लगा दिया। उनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था फ्री विद दिस पैकेट अ गिफ्ट, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा नहीं लिखा, क्योंकि उतना बड़ा लिखोगे तो लोग उतना बड़ा पढ़ते नहीं है, उतना देखते नहीं है ना। तो फ्री विद दिस पैकेट अ गिफ्ट नहीं लिख के वो क्या लिख देते हैं? फ्री गिफ्ट। रिमेंबर, फ्री और गिफ्ट सुपरफ्लुअस है, गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है, ठीक है। फीट और ब्रेक थ्रू का मतलब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस। ऐसे मेजर या बिग उसके साथ मत लगाने ना। और फीट का मतलब होता है रिमार्केबल अचीवमेंट, देखो नीचे मीनिंग। लैक का मतलब फेल टू कीप अप विद अदर्स, पीछे रह जाना। बिग मिस्टेक तो चलेगा बेटा, बिग ब्लंडर नहीं चलेगा, बिग मिस्टेक मिलके ही तो हुआ। ठीक है, चलो अब आओ आगे। अनप्लेजेंट शॉक, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था बेटा, शॉक कभी भी प्लेजेंट नहीं होता है, प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है। जैसे अगर अचानक आप कभी घर में हो और कोई बहुत ही आपका प्रिय रिश्तेदार आ जाए, तो वो प्लेजेंट सरप्राइज होता है। लेकिन आप याद रखना, प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा था सडन सरप्राइज नहीं होता, सडन शॉक भी नहीं होता। लेकिन शॉक जो है बेटा वो कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। इसलिए एक तो अगर प्लेजेंट शॉक लिख दोगे तो वो एंटोनिम हो जाएगा, और अनप्लेजेंट शॉक लिख दोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर बोल्ड, तो बेटा बोल्ड लोग लड़ाकू नहीं होते हैं, वो स्ट्रांग मेंटली होते हैं, है ना, उसमें हिम्मत होता है, वो कुछ भी करने का दम रखते हैं। तो यू आर नॉट बोल्ड हेडेड, यू आर स्ट्रांग हेडेड कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग तो फिजिकली भी होते हैं, स्ट्रांग मेंटली भी हो सकते हैं। इसे स्ट्रांग हेडेड वर्ड चलता है, लेकिन बोल्ड हेडेड वर्ड नहीं होगा, क्योंकि बोल्ड इज रिलेटेड टू लाइक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड ज्यादा होता है बोल्ड से रिलेटेड, ठीक है। कंक्लूजन, आउटकम और जजमेंट, मेरा कोर्ट हमेशा हर डेट में एक ऑर्डर पास करती है, लेकिन उनका एक फाइनल जजमेंट आता है। कहते हैं ये कोर्ट का फाइनल जजमेंट है, क्योंकि इतने सालों से थक चुके होते हो कि खुद लगता है यार बोल दो ये फाइनल जजमेंट है, अब इसके बाद कोई जजमेंट आने वाला नहीं। यार जजमेंट इज ऑलवेज फाइनल, राइट, कंक्लूजन इज ऑलवेज फाइनल एंड द आउटकम इज ऑल्सो ऑलवेज फाइनल, राइट। रिजल्ट हमेशा अंत जो होता है बेटा, अंत वाला ही रिजल्ट होता है। इसलिए एंड रिजल्ट क्या है इसका? गलत है, इसका रिजल्ट क्या निकला? एंड रिजल्ट कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आओ, एबॉलिश, इराडिकेट एंड अपरूट, बेटा जड़ से उखाड़ना होता है अपरूट। जैसे कोई भी बीमारी कहते हैं, जैसे पोलियो इंडिया से इराडिकेटेड हो चुका
है ना, एबॉलिश सती प्रथा, अब तो नहीं है ना, तो सती प्रथा हो या आप पोलियो हो, अगर मैं कहूंगी वी हैव इरेडिकेटेड पोलियो, फिर कंप्लीटली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने किसी टीचर को देखा यूट्यूब में स्पोकन वाले को सिखा रहे हैं अपॉलिंग। यार अपॉलिंग वर्ड जो है वो एसएससी वाले पढ़ते हैं यार, हम स्कूल के टाइम में तो अपॉलिंग वर्ड जानते ही नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि इट इज वेरी बैड, अच्छा नहीं लगता सुन के। खैर स्पोकन को इंग्लिश में करा रहे थे, कहते हैं इट्स वेरी अपॉलिंग। मैंने कहा वेरी अपॉलिंग तो गलत होता है, किसी ने मुझे भेजा इट्स वेरी अपॉलिंग, डोंट से इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी अपॉलिंग। मैंने कहा वेरी अपॉलिंग तो गलत है, क्योंकि अपॉलिंग खुद ही मतलब है वेरी बैड। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद बोल रहे हैं कि इनके साथ वेरी मत लगाना, इनके साथ टू मत लगाना, जबकि आगे वो 3-4 बार खुद वेरी अपॉलिंग बोल चुके हो। सो रिमेंबर, जब आप अपॉलिंग वर्ड कहोगे तो अपॉलिंग का मतलब हो जाता है क्या, बहुत खराब, तो उसके साथ वेरी और टू मत लगाना। देखो ठीक है। अच्छा, अब हमारे मोबाइल वगैरह में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाता है, कहते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन। बेटा हम इंग्लिश से मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स ऐड हुआ तो उसमें इंग्लिश वर्ड आ गया, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ही मॉनिटर है, माउस है। भाई मॉनिटर तो हम जब छोटे थे तो क्लास में एक बहुत वाहियात सा मॉनिटर था हमारा, जो हमेशा सबका नाम लिख के सबको पिटवाता रहता था, है ना। और माउस का मतलब हमें तो सब चूहा पता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आया कंप्यूटर तो ये सारे इंग्लिश वाले वर्ड उठा के कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज करने लगे, है ना। और उसी तरह से जो मोबाइल आया तो उसमें भी सारे फीचर्स देखोगे सब तो इंग्लिश के वर्ड ही है। लेकिन ड्रॉप डाउन उसमें इसलिए कहा क्योंकि उसमें क्लिक करते हुए नीचे ऐसे खुल के आता है। ऐसे भी कोई चीज ड्रॉप करोगे तो डाउन ही आएगा, इसे सामान्यतः ड्रॉप के साथ डाउन नहीं लगाएंगे। और अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, है ना। तो टाइम का मतलब क्या होगा यार, अर्लियर मतलब समय में ही होता है, लेटर मतलब बाद में ही होता है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आप एक मिनट रुकना। सर्कुलेट, बेटा सर्कुलेट का मतलब होता है फैला देना, ठीक है। नहीं बेटा मैं मॉनिटर नहीं थी क्लास में, और हमारा जो क्लास में मॉनिटर था उसका नाम था दिलीप, बहुत ही वाहियात सा मॉनिटर था, बहुत वाहियात मॉनिटर। और अचानक एक्स कामलाइट जो हम लोग का बैच था, अभी भी हम लोग सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से टच में हैं, तो उस ग्रुप में, एक्स कामलाइट के ग्रुप में उसको जब ऐड किया ना, तो मैंने तो पहले उसको बहुत अच्छे से खींच दिया। मैंने कहा ही इज द सेम दिलीप हु वाज द मॉनिटर व्हेन वी वर इन क्लास 1 and 2, और रियली में ही मेड माय लाइफ हेल। और मैंने उसको चिढ़ाने के सेंस में मैंने उसको अच्छे से खदेड़ा, तो फिर खाली उसने एक जवाब दिया सॉरी। मैंने कहा जिंदगी मेरी बर्बाद करके रखा हुआ था इसने, अब जवाब दे रहा है सॉरी। चलो नेक्स्ट आओ। सर्कुलेट, जैसे कहते हैं कुछ न्यूज होते हैं, पीपल ट्राई टू सर्कुलेट दैट अराउंड। सर्कुलेट का मतलब हुआ कि चारों तरफ कर देना, भेज देना। यू जस्ट सर्कुलेट सर्टेन फेक न्यूज, सो सर्कुलेट के साथ अराउंड नहीं आएगा, ठीक है। कम्यूट का मतलब बेटा जब सेम रास्ते अब रोज आते हो और रोज जाते हो तो उसको कम्यूट कहते हैं। इसीलिए टू एंड फ्रो, बेटा फ्रो वर्ड है, फ्रॉम का छोटा फॉर्म होता है फ्रो, है ना। इफ यू से आई कम्यूट टू एंड फ्रो बाई बस तो गलत होगा। आई कम्यूट बाई बस बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये रोज ऑफिस बस से आता जाता है, ये रोज कॉलेज बस से आता जाता है, ठीक है। ऑटो, बेटा ऑटो वर्ड ही है यहाँ पे। देखो ऑटो का मतलब होता है अपना, स्वयं। बायो समझिए, ग्राफी समथिंग राइटिंग, अपनी जीवनी। बायो का मतलब तो जीवन हो गया, जीव से रिलेटेड, ग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग। जब अपने लाइफ के बारे में आप लिखते हो, बेटा आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। आई एम राइटिंग माई बायोग्राफी भी रॉन्ग होगा। ठीक है। मोमेंट एंड समरी, बेटा मोमेंट क्षण, क्षण हमेशा छोटा ही होता है, ब्रीफ होता है। समरी, भाई किसी भी कहानी का या किसी भी पोएम का आप समरी बनाते हो तो आप उसको छोटा ही करते हो, है ना। तो ब्रीफ समरी या ब्रीफ मोमेंट नहीं होता। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। अब ब्रीफ मोमेंट मत कह देना। एक क्वेश्चन आया था, वीमेन हैव स्पेशल एक्सपर्टीज इन बार्गेनिंग with shopkeepers. Women have special expertise. भाई एक्सपर्टीज ही तो एक्सपर्ट वाला गुण ले आया, फिर स्पेशल क्या करेगा। और जितने भी आपकी हिस्ट्री में या साइंस में जो फैक्ट्स है बेटा,
वो इतने बार उसके बारे में विश्लेषण हो चुका है, स्टडीज हो चुका है, वो रियल और एक्चुअल ही है, वो कोई फिक्शनल थोड़ी है। इसीलिए जो कई बार कहते हैं कि भाई इस मूवी ने तो इसके फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है, क्योंकि वो रियल होते हैं। फैक्ट्स आर ऑलवेज रियल, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी? ये होता है लगाव, नजदीकी। प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी का मतलब क्लोजनेस होता है, नजदीकी। यानी अगर कहोगे देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दीज टू पीपल, रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं, क्लोज का मतलब ही तो नजदीकी हो गया, प्रॉक्सिमिटी का भी नजदीकी हो गया, दोनों के साथ क्लोज नहीं आएगा। रेप्लिका एंड फैक्सिमिली, बेटा फैक्सिमिली का मतलब होता है इसके फैक्ट सिमिलर है, एकदम जस्ट जो है वही है, इसका मतलब एग्जैक्ट कॉपी आता है। रेप्लिका और फैक्सिमिली का सिनोनिम पूछता है, इसका मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो बेटा एग्जैक्ट वर्ड हटा दो। जब आप मर्ज करते हो तो सब कुछ टुगेदर ही करते हो, तो फिर मर्ज टुगेदर क्या होगा बेटा? टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना और आना, और कम्यूट का मतलब होता है जो डेली जो रास्ता आप कवर करते हो, जैसे ऑफिस जाते हो आते हो। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 250 वर्ड्स, रॉन्ग है। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स होना चाहिए, या मस्ट नॉट बी मोर देन ऑफ 250 वर्ड्स, ये होना चाहिए। मॉब, बेटा मॉब का मीनिंग ही होता है एंग्री क्राउड। जब एंग्री क्राउड है इसका मीनिंग, तो लिखा हुआ है नीचे, मॉब का मतलब है गुस्साई भीड़, एंग्री क्राउड। एंग्री लगा दो क्राउड के साथ तो चलेगा, लेकिन एंग्री लगाओगे मॉब के साथ तो गलत होगा। मॉब होता है वो भीड़ जो गुस्साई होती है। हो गया? बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है ना, वो वायरस जो होते हैं वो होते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इम्यूनिटी खत्म कर देता है बॉडी में। ठीक है? नहीं बेटा, यूनिवर्सल जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है जो सारे विश्व में वो चीज है। एक्सीड का मतलब बेटा से ज्यादा होना, एक्सीड का मतलब से ज्यादा होना। हो गया? अब देखो 65 to 67 में आपको सबसे पहले 65 में आओ बेटा। ये आपके चैप्टर एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव में चैप्टर में एक पार्ट है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ तुम मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे। जैसे एवरलास्टिंग, इसका मतलब होता है जो हमेशा के लिए लास्ट करे, यानी कि जो हमेशा के लिए टिके रहे, है ना। अब उसके साथ मोर क्या होगे? राइट? अगर मैं कहूं गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग तो गलत होगा। या तो कहो गुड डीड्स आर मोर लास्टिंग, या गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। फॉर एवर और इटर्नल, ये तीन ऐसे वर्ड है जिनका मतलब है हमेशा के लिए। इनके साथ अगर मोर और मोस्ट लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यूबिक्विटस का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सब जगह मौजूद हो। अगर मैं कहूं गॉड इज यूबिक्विटस तो फिर यूनिवर्सल वही तो है। अगर मैं कहूं इट इज मोर यूनिवर्सल, भाई मोर कैसे होगा? यूनिवर्सल का मतलब है जो यूनिवर्स में है। अब उससे ज्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना। मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे? यूनिक, अपने में एक जैसा, अपने में अपने जैसा सिर्फ एक है वो, है ना। इसीलिए अगर मैं कहूं इट इज अ यूनिक पिक्चर, मैं थोड़ी कहूंगी मोस्ट यूनिक, नहीं। यूनिक का मतलब यूनी मतलब एक होता है, यानी अपने जैसा सिर्फ एक। प्राइम टाइम 9-10 बजे का प्राइम टाइम आता है ना टीवी में, क्योंकि वो प्राइम है। अगर आप जैसे भी अपने प्राइम एज पर हो, है ना, प्राइम एज पे हो, मतलब एकदम बहुत सही एज पे हो, ऐसा इससे फिर नीचे ही जाओगे, ढलाव होगा। फेटल और डेडली, घातक, जानलेवा। अगर मैं कहूं मोर फेटल तो फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि देखो इस बार जो कोरोना वायरस आया दैट इज डबल म्यूटेंट, इट इज मोर फेटल, तो अब नए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बेटा कुछ कुछ वर्ड सही हो जाता है। मैं क्या करूं? अब जैसे एक्सट्रीम, इसमें एक वर्ड एक्सट्रीम था, देखो शायद गायब है, नहीं होगा इसमें शायद, वो मैं बताती हूँ क्यों हटाया। जैसे क्या है कि कोई भी आतंकवादी संगठन को कह दिया कि इट इज एन एक्सट्रीम ग्रुप, उसके बाद IS आया, वो तो बहुत गंदे से मारकाट मचाया, तो कहा इट इज मोर एक्सट्रीम ग्रुप, तो मोर एक्सट्रीम ग्रुप हो गया, तो एक्सट्रीम वर्ड से फिर मोर और मोस्ट लगाने लगे, तो फिर एक्सट्रीम वर्ड उससे हटाया। अब देखा जाए तो अगर कोरोना के हिसाब से देखो तो फेटल और डेडली भी तो यूज होने लगा। इट डिपेंड्स। लिथल, यही तो है जानलेवा।
माइनर 18 साल से कम माइनर, 18 साल से ज्यादा मेजर। अगर मैं कहूँ इट इज अ माइनर एक्सीडेंट यानी कि हल्का एक्सीडेंट था, तो मोर माइनर एक्सीडेंट थोड़ी कहूंगी, ठीक है। फाइनल, मैंने कहा था फाइनल जो होता है सबसे, मोर फाइनल मोस्ट फाइनल तो कुछ हो नहीं सकता। और जितने जितने शेप है, ट्रायंगुलर, पैरेलल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड, परफेक्ट भी। अब ये बताओ, कोई भी शेप की बात करोगे तो मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे? ट्रायंगुलर का मतलब 3 कोण वाला, तो मोर ट्रायंगुलर क्या होता है यार, ठीक है। परफेक्ट जो एकदम जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉलेस हो, इमैक्युलेट हो, तो उसके साथ भी तो मोर और मोस्ट नहीं आ सकता। इसीलिए इनके सिनोनिम्स को भी सोचोगे तो मोर और मोस्ट नहीं आएगा। फ्री, जैसे मैंने कहा कि आई एम फ्री नाउ, तो आप थोड़ी कहोगे आई एम मोर फ्री, है ना, क्योंकि फ्री का मतलब खाली, एम्प्टी खाली। सुप्रीम, जैसे मैन इज द सुप्रीम बीइंग, तो मेरे से हम लोग से इंसान के ऊपर कोई नहीं है ना। पैरामाउंट सेम है, सुप्रीम, पैरामाउंट, एक्मी, जेनिथ, ये सारे सिनोनिम है जो सर्वोच्च को बताते हैं, उसके साथ कोई और नहीं आ सकता। एक्सेलेंट, अगर आप बहुत अच्छा काम करते थे आपको मिलता था एक्सेलेंट, इसका मतलब मैम को पता था कि कोई दूसरा लड़का आएगा वो इसके बराबर काम करेगा, इससे ज्यादा अच्छा काम करके नहीं दे सकता, है ना। अल्टीरियर मोटिव यानी छिपा हुआ कुछ गलत, देखो अल्टीरियर का मीनिंग 9th में छिपा हुआ। आई नो योर अल्टीरियर मोटिव, मोर अल्टीरियर नहीं होता, कंप्लीट। अब मोर कंप्लीट क्या होगा, मोस्ट कंप्लीट क्या होगा? और मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो कभी ना कभी मरेगा ही, नश्वर मतलब जिसका अंत होगा ही। अब मोर मोर्टल क्या होगा, ठीक है। मेरा स्पोकन बेटा 8 नंबर बैच ले सकते हो तनु, अभी बस शुरू ही हुआ है। और बीच में जैसे आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो गया था, वही आकृति के फादर के कारण 3-4 दिन उनका भी डिस्टर्ब रहा था, इसलिए 2-3 ही क्लास निकला होगा। ओमनी पोटेंट, यस देखो ओमनी गॉड के लिए यूज कर रहे हो, जिसके लिए मैंने यूबिक्विटस और यूनिवर्सल यूज किया। अब आओ नेक्स्ट, देखो जरा बेटा, री 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 री। रिबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना, रिबॉर्न का मतलब फिर से पैदा होना, रिकॉल मतलब फिर से याद करना या वापस बुलाना, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिवाइज करना, रिपीट भाई इनके साथ अगेन नहीं करना, ठीक है। इनके साथ अगेन वर्ड लगा दोगे, प्लीज रिपीट इट, अगेन नहीं, रिपीट इट बस, क्योंकि री का मतलब अगेन भी होता है, उसी तरह से री का मतलब वापस भी होता है। प्लीज रिटर्न बैक गलत है, रिटर्न का मतलब वापस आना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, तो बैक मत लगाना, ठीक है। रिकॉल मतलब वापस बुलाना, फिर बैक मत लगाना, रिसीड मतलब पीछे हटना, फिर बैक मत लगाना, और रिइम्बर्स मतलब जो आपका खर्च हो गया वो वापस पूर्ति कर देंगे, तो रिइम्बर्स भी बैक के साथ नहीं आएगा। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इनके बाद आपको मैंने एक एक्सरसाइज दिया है और आपको इतना कॉमन सेंस मैंने दे दिया। अब आपका होमवर्क क्या होगा, पहले ये लिख लो, और इन 2 चैप्टर्स में आपको कहीं भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी, और मुझे नहीं लगता आप, क्योंकि इतना समझदारी आप में आ गई होगी आप सुपरफ्लुअस से। एक तो वॉल्यूम 1 अगर आपके पास है तो उसमें एक एक्सरसाइज है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना। इनफैक्ट उसका चैप्टर भी इससे डिफरेंट है, ठीक है, उसका एडिशनल है ये। देखो सपोज अगर यू सी अ टाइगर, फिर से इफ क्यों लगाएं, या तो इफ या तो सपोज में से एक हटाओ। मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाती हूँ इन स्पाइट ऑफ, फिर बोलती हूँ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, फिर मैं प्रेपोजिशन में बताती हूँ वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, है ना, क्लियर। ये सारा एग्रीमेंट बेटा हमेशा तभी होता है जब आप म्यूचुअली एक दूसरे से समझौता कर लिए होते हो। तो WH फैमिली वॉट के आगे एंटीसीडेंट सुपरफ्लुअस हो जाता है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा का पूरा आंसर दे दिया है, ठीक है, आंसर दे दिया है। आपका काम है एक बार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, नहीं तो सारा मैं ही दिमाग लगाऊंगी तो क्या करोगे आप, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं बता दूं, जो पढ़ाया है इसमें रिपीटेड नहीं है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो ना इसमें है और ना ही, मतलब होगा कुछ कुछ होगा, ज्यादा नहीं, और ना ही वॉल्यूम 1 के एक्सरसाइज में आपका, ठीक है, दोनों में नहीं। यानी कि सुपरफ्लुअस जो मैंने पढ़ाया इट वाज जस्ट अ चैप्टर, you will have to cover exercise from volume 1 and exercise this complete exercise। इसमें करीबन आपको क्वेश्चन है
32 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगी आप लोग इसको घर में कर लोगे, और एक बार करके आओगे फिर पूछोगे क्वेश्चन तो मैं रिवाइज करा दूंगी। नहीं करके आओगे तो यार मैं बनाते चले जाऊं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार करके आओ इसको, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो आज। बोलो कोई क्वेश्चन, रुक जाओ एक मिनट। हेलो एवरीवन, चलो बेटा आप लोगों का सुपर फ्लोअर्स का परसों का क्लास लोड हो चुका होगा। अब आओ सेकेंड क्लास में इसके, ये सेकेंड और आखिरी क्लास है, क्योंकि इसके बाद आप सुपर फ्लोअर्स मोर और लेस समझ जाओगे कि कैसे आपको चेक करना है। सपोज इफ यू सी अ टाइगर व्हाट विल यू डू। सपोज इफ, अगर तुम टाइगर देख लो तो क्या करोगे। सपोज और इफ दोनों सेम मीनिंग है, या तो आप सपोज हटा दो या इफ हटा दो, दोनों में से कुछ भी एक हटा दो, हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखना, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाओगे तो सुपरफ्लुअस बन जाता है। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, he came to take the test, पर टेस्ट देने आया। The result is being awaited होगा, क्योंकि wait for मिलकर await होता है, wait for मिलकर await होता है, ठीक है। It was a mutual agreement, बेटा एग्रीमेंट आप तभी करोगे जब आप म्यूचुअली, आपने परस्पर, अगर दोनों के बीच में सामंजस्य है तो। इट वॉज एन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एन आएगा। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट था, ठीक है। याद रखना WH फैमिली अगर लगाते हो वॉट, अगर ये वॉट का इस्तेमाल करते हो तो वॉट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र नहीं होगा, यानी वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, ठीक है। वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, लेकिन एंटीसीडेंट तो आया हुआ है द ड्रेस, तो वॉट हटा के लिखो द ड्रेस दैट आई वांटेड टू बाई। अगर आप बोलोगे नहीं हम दैट नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ वॉट ही लगाना चाहते हैं, अगर वॉट लगाना चाहते हो दैट लगाना नहीं चाहते, तब आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, और वो होगा कि एंटीसीडेंट हटा दो। What I wanted to buy is not available here, मुझे जो चाहिए इस शॉप में नहीं है, ठीक है। The dress which I wanted to buy, वो भी चलेगा आराम से। फ्लड के साथ अवे नहीं आता, उसका रीजन है रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लड है। अब फ्ली के साथ अवे कैसे लगाओगे, रन अवे मिल के फ्ली हुआ है ना। द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्रारी, बट का मतलब हुआ लेकिन, ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब हुआ के विपरीत। बेटा दोनों मिलके तो सेम मीनिंग दे रहा है ना, इसीलिए इसका ये आया हुआ था एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ऐसे सेंटेंस आप कहते हो यार मिला जुला के अच्छा पैसा हाथ में आ जाता है, इसीलिए ये जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज ये जॉब इंटरेस्टिंग नहीं है। इसीलिए ऑन द कॉन्ट्रारी या तो हटा दो या इसको कोई और चीज में चेंज कर दो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको क्या में चेंज किया था, बट ऑन द होल, जिसको मैंने भी कहा ना मिला जुला के, पूरा एक मिला जुला के देख लो तो अच्छे पैसे बन जाते हैं, ये बोलना चाहोगे है ना। बोलो 7 तक कोई प्रॉब्लम। एंटीसीडेंट का मतलब होता है बेटा जो उसके पहले आता है। वॉट किसके लिए आया, ड्रेस के लिए, वॉट का एंटीसीडेंट नहीं होता। वेल पेड ठीक है, बट इट वॉज वेल पेड, ऑन द होल भी काट दो कोई बात नहीं। हाँ वेल पेड बिल्कुल सही है, वेल पेड का मतलब होता है अच्छा पैसे इसमें पेमेंट होता था। अब आओ ही सेड टू मी, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। जितने लोगों ने ये नरेशन चैप्टर पढ़ा है बस वो लोग ही समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन फॉर्म होने के बावजूद ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो कुड भी रिक्वेस्ट के लिए आता है। इससे दोनों मिलकर सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया।
ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, ये सही है और ये आपका नरेशन में क्वेश्चन भी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये नरेशन का क्वेश्चन है। चलो सेकेंड पेज एक बार, मैं 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, फटाफट देखो तुम। रिया प्रैक्टिस इसमें मैं बहुत करा दे रही हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। चलो देख लिया, आ जाओ फर्स्ट में। अनलेस ही विल नॉट मेंड हिज वेज आई विल नॉट हेल्प हिम, जब तक वो अपनी चाल नहीं सुधारेगा मैं उसकी सहायता नहीं करूंगी। अनलेस वाले भाग में बेटा कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे कि अनलेस वाले भाग में विल भी नहीं आता, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में ये पढ़ोगे। दूसरा आप ये भी पढ़ोगे कि अनलेस वाले भाग में नॉट भी नहीं आता, अनलेस ही मेंट्स हिज वेज होगा, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट सुपरफ्लुअस हो रहा है, अनलेस में नॉट ऑलरेडी समाया हुआ है। ही डिनाइड, उसने इस बात का खंडन किया। क्या खंडन किया? मैंने चोरी नहीं की है ना, उसने ये कहा होगा, तो आप दूसरे को क्या बताओगे कि उसने इस बात का खंडन किया कि उसने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है उसने ये कहा, तो आप किसी और को बोलोगे कि उसने इस बात का खंडन किया कि उसने चोरी की है। He had stolen my watch। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहना चाहोगे कि भाई उसने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसने चोरी की है, तो खंडन नहीं किया है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम अक्रॉस का अगर आप मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब होगा सडनली फाइंड समथिंग, टू सडनली मीट समवन, टू सडनली मीट समवन, इसलिए सडनली यहां से हटा दो। और मैंने क्या कहा, कम अक्रॉस का मतलब होता है सडनली मीट समवन। लेकिन अगर आप सडनली मीट, बस समवन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समवन के बारे में तो दिया होगा, यानी सडनली मीट। आप खुद सोचो, अगर मैं कहूं सडनली मीट तो ये होना चाहिए था आई सडनली मेट माई फ्रेंड ना, इसके साथ विथ भी मत लगा देना। क्यों? क्योंकि बेटा मीट विथ का मतलब अलग चीज निकलता है। जैसे किसी की दुर्घटना हो गई, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। मीट विथ अचानक कोई चीज घटना, ये फ्रेजल वर्ब है मीट विथ, इसलिए खाली मिलने के सेंस में मीट के साथ विथ नहीं आता। इसलिए जहां भी केम अक्रॉस देखो उसके पहले सडनली और उसके बाद विथ नहीं होगा, क्योंकि मीट विथ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। एंड आई मेट हिम, इसका मतलब मिलना होता है, ठीक है। When I approached, बेटा अप्रोच का मतलब होता है किसी के नजदीक पहुंचना, तो अप्रोच के साथ नियर नहीं आएगा। He is family, अगर मेंबर काटोगे तो फैमिली के पहले ए जो है वो भी कटेगा। When I approached the counter, जब मैं काउंटर के पास पहुंचा, the clerk frowned, यानी कि वो मुंह अजीब सा बनाया देखकर, जैसे उसको पसंद नहीं आ रहा। सेंटेंस के बिटवीन में WH फैमिली आता है। ये अविनाश कौन सा नियम है बेटा, कहाँ सीखे ये नियम?
अनलेस और अंटिल में क्या डिफरेंस है बेटा? अनलेस समय पर जोर देता है, सॉरी अंटिल समय पर जोर देता है, अनलेस एक्शन पे जोर देता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, भाई रेड लाइट टर्न तो ग्रीन करेगा ही, है ना, करेगा ही। एक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट, तो यहाँ अंटिल आना चाहिए। एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप मेहनत कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो यानी इंपॉर्टेंस मेहनत पर है, इसलिए वहां पे ज्यादा अच्छा अनलेस होगा। ठीक है बेटा, ही इज फैमिली का मतलब हो गया कि वो हमारा परिवार में ही है, वो हमारा परिवार है। अगर आप सदस्य लगाना चाहते हो तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। ही केप्ट वोमिटिंग, वो वोमिट करता रहा थ्रू आउट द होल डे। थ्रू आउट का मतलब थ्रू आउट, पूरा लगातार। फिर होल का मतलब ये भी तो पूरा लगातार हो गया, तो थ्रू आउट द डे लगा दो या थ्रू आउट हटा दो। आई अटेंडेड अ रिसेप्शन पार्टी। बेटा रिसेप्शन का मतलब ही है अ पार्टी थ्रोन टू रिसीव अ पर्सन। जैसे शादी के बाद कई बार आप जब अपने घर जाते हो तो रिसेप्शन देते हो, शादी कहीं और से हुई तो रिसेप्शन देते हो। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आप अपने घर में रिसीव करके एक न्यू मेंबर लेके आए हो, योर वाइफ, तो उसको रिसीव करने के लिए एक पार्टी थ्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन, है ना। तो रिसेप्शन के साथ पार्टी नहीं होता, रिसेप्शन इज अ पार्टी टू रिसीव सम पर्सन। द बुक कंप्राइजेस, ये मैं आपको पैसिव वॉइस में भी कराती हूँ, प्रेपोजिशन में भी कराती हूँ कि एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनना बेटा, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। और एक और है कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ विल वाला भाग नहीं होता, इफ वाले भाग में विल नहीं आता, विल शैल वुड कुछ नहीं आएगा। रिकैपिटुलेट का मतलब री मतलब फिर से, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिवीजन करना, रिवाइज करना। तो रिवाइज तो आप फिर से करोगे ना, तो इसीलिए अगेन वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस होगा। देखो हाँ रिया बिल्कुल सही है। आई अटेंडेड अ रिसेप्शन, बेटा कंसिस्ट के साथ ऑफ चलता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ मिलके तो कंप्राइज बना है। साक्षी मुझे सिलेबस भेज देना एक बार बेटा, ठीक है। चलो जल्दी करो तो फटाफट, इसको देखो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट देखो, तो जो लगे आपको गलती हटाओ जल्दी से। रिकैपिटुलेट का मतलब ही होता है रिवाइज करना, तो अगेन क्या करेगा? हो गया? चलो शुरू करें। साधना आप एक क्वेश्चन नीचे चला गया। थैंक यू रिया। बेटा स्पोकन का बैच नया ही तो आया हुआ है, अभी वो ले लो ना। अभी आप लोग के जो क्वेश्चन है बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि आज पता नहीं, आज तो बहुत थका सा महसूस हो रहा है। एनीवे आप व्हाट्सएप कर देना, आपके जो क्वेश्चंस पर्सनल क्वेश्चंस हैं मैं देख लूंगी। चलो रन फास्ट, लेस्ट का जोड़ा शुड है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस कर जाए। बेटा लेस्ट और शुड, लेस्ट अगर देख लिया आपको 2 चीज चेक करना है, उसका जोड़ा चेक करना शुड है कि नहीं, और अगर शुड के बाद नॉट दिख गया तब तो ये गलत है, और शुड नहीं दिखा तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। या तो लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हो, और बाय चांस अगर शुड ना हो तो सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म हो। लेकिन लेस्ट वाले भाग में लेस्ट के बाद आपको नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे हटना। पॉलिटिशियंस
अपने स्टेटमेंट से, वक्तव्य से बार बार पीछे हटते रहते हैं। रिट्रैक्टिंग के साथ बैक नहीं आता, क्योंकि रिट्रैक्ट के साथ बैक, रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस होगा। ठीक है प्रीति, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आता है तब तो बेटा फिर आपको स्पोकन वगैरह करना चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैम आप सारा सेंटेंसेस का ट्रांसलेशंस करते रहो तो फिर आपका सिलेबस का 80% ही लोग कराएंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो मैं कराती हूँ वो नहीं कराऊंगी। ही इज मोर फास्टर, फास्टर कंपेरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो पढ़ोगे मोर और मोस्ट, आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फास्टर खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है फास्ट का, और फास्टर के साथ मोर ये सुपरफ्लुअस हो गया। वो बाकी किसी भी अच्छा सॉरी द अदर रनर, यानी जो दूसरा रनर है उससे ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट आओ बेटा, ये सुपरफ्लुअस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये एंटोनिम वाले वर्ड एक साथ आ गए। ब्रीज मतलब होता है हल्की बहती हवा, ब्रीज का मतलब हल्की बहती हवा। आप कूल ब्रीज लगाना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्रीज वर्ड यूज करोगे तो भाई ब्रीज का मतलब है हल्की बहती हवा। स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके साथ गलत होगा, फिर क्या करें, इसको सही बनाना है तो ब्रीज हटा के स्ट्रॉन्ग विंड लगा दो। ठीक है, अब सुपरफ्लुअस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले थिंक फर्स्ट। भाई बिफोर का मतलब से पहले, फर्स्ट मतलब पहले, दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो नहीं गया। कुछ करने से पहले पहले सोचो। ये क्या है बेटा, माइल्ड ब्रीज नहीं होता, क्योंकि ब्रीज हल्की बहती हवा है। ठीक है, आप एक बात बताओ, ब्रीज कैसे लगाओगे? आपकी टोपी उड़ गई तो हल्की बहती हवा में नहीं उड़ जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है तब आपका कैप उड़ा लेता है। दिस इज बियॉन्ड। बेटा बियॉन्ड का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो होगा के बाहर, है ना, के परे, लेकिन बियॉन्ड के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये कह रहा है इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर है, दिस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब आओ ये बैग एंड बैगेज। बेटा आप लोग सोचते हो अच्छा बैग किसी चीज का नाम है यानी नाउन है, बैगेज किसी लगेज का नाम है। कैट का मतलब बिल्ली, डॉग का मतलब कुत्ता हो गया, टूथ का मतलब दांत, और नेल का मतलब क्या होता है, जो कील होता है वो, और नेल का मतलब नाखून भी तो होता है, दांत और नाखून से लड़ा। बेटा सबसे पहले तीनों में आओ, ये तीनों एडवर्ब है, एडवर्ब है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। मनीष इतना बड़ा मैसेज लिखोगे बेटा मैं कहां से पढ़ पाऊंगी? मनीषा नहीं था बेटा। अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है, they want to do something else, their family want them to do something else, so you will have to take your call. I cannot guide you in this matter. मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ अपना पैशन फॉलो मत नहीं करो, मैं ये भी नहीं कहना चाहिए मुझे कि नहीं अपने माँ बाप की मत सुनो। So you follow what your heart says and what you feel like is good. आप लोग सब बालिग हो, आप लोगों को अगर कई बार ऐसा होता है जो हम लोग गाइड करते हैं तो कई बार पेरेंट्स फोन करके डांटते हैं कि आपने हमारे बेटे को या बेटी को आपने बहका दिया है ना, आपके कहने पर इन्होंने ये कर दिया, इसीलिए वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर फैमिली, दैट्स व्हाई यू टेक योर कॉल। चलो, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत, इसका मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बेटा बहुत तेज, हेविली। ठीक है, एंड टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरे, विथ ऑल माइट, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। अब सुनो बेटा, ये खुद एडवर्ब है, और एडवर्ब चैप्टर में पढ़ोगे, एडवर्ब कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता, इसलिए विथ, लाइक और ये विथ, ये काटना पड़ेगा। He left India bag and baggage. It was raining cats and dogs, and I fought tooth and nail. ठीक है, आपको पता है ना, इरफान खान, नवाजुद्दीन को देखो, प्राइम उनकी जो लाइफ की थी वो निकल गई है ना, तब जाके उन्हें सक्सेस मिला। जो उनका लाइफ का प्राइम टाइम था वो सब निकल गया, तब जाके उन्हें सक्सेस मिला, लेकिन वो पैशन के साथ लगे रहे। बात यही है कि आप में क्या इतना पैशन है अपने पैशन को लेकर। ठीक है, बाद में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैं अगर कोशिश करता ना तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा दिमाग भटका दिया।
इसलिए अपने पैशन को लेकर अगर आप में वो पैशन है देन गो विद दैट पैशन, वरना अगर आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। लड़कियों के साथ बेटा यही प्रॉब्लम है, जहां लड़कों को 4-5 साल आराम से घर वाले छोड़ देते हैं, दे डोंट लीव द गर्ल, हार्डली 2 years बहुत मिल गया, 1 or 2 years यू गेट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, एंड देन होता है कि नहीं हुआ जा शादी कर देते हैं, यू डोंट गेट टाइम। चलो, और शादी के बाद हार्डली 1 year नहीं होता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो यू डोंट लिव योर लाइफ देन। चलो, कैट्स एंड डॉग्स बेटा एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज रेनिंग हेविली, बेटा हेविली की जगह पे हेविली, ही लेफ्ट इंडिया विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, विथ वहां पे छिपा हुआ है, ठीक है। एंटर बेटा, एंटर का मतलब अंदर आना, तो इनटू नहीं लगेगा। कैन नॉट और एबल दोनों तो सेम मीनिंग दे रहा है आपकी क्षमता के बारे में, है ना, तो ये कैन नॉट और एबल एक साथ कैसे आएगा, ही कैन नॉट डू दिस, या फिर कह सकते हैं ही वोंट बी एबल टू डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। फोर्थ का मीनिंग फाइट का सेकेंड फॉर्म है बेटा, है ना, लड़ने का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे द रीजन वाई, जैसे दिखे ना फट से देखो आगे, बिकॉज तो नहीं है, रीजन वाई खुद ही बोल रहा है रीजन, तो बिकॉज नहीं, द रीजन वाई का जोड़ा है दैट, देखिए द रीजन वाई का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि, देखो हाँ, बैक एंड बैगेज इडियम फ्रेज में भी मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज हटा के दैट लगाओ। द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज दैट आई वॉज अनवेल। हो गया खत्म ये चैप्टर, ठीक है। चलो, इससे बहुत डिफरेंट है, इससे बहुत ही डिफरेंट है जो मेरे बुक में, कुछ सिमिलर होगा, कुछ सिमिलर होगा, वॉल्यूम 2 में था पहले, पता नहीं भी किस बुक में, वॉल्यूम 1 में कि वॉल्यूम 2 में, याद नहीं। किसमें है तो देखो, तो नहीं उसमें तो था, दिखा था, लेकिन फिर मैंने एंड्रॉइड में खोला तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इसमें जाओ, ओके, किसमें 2021 में, मार्च अप्रैल में, ये है ना वॉल्यूम 2। अरे सुनो, ये तो तुमने वॉल्यूम 2 का डाल दिया है, इधर आओ, ये तुम वॉल्यूम 2 का डाल दिया, वो तुम ऑलरेडी करा रहे हैं, हमने वॉल्यूम 1 का कहा था। हाँ देखो, वॉल्यूम 1 का कहा था मैंने। रुको बेटा, 2 मिनट अब रुकना पड़ेगा आपको, इसने गलत मटेरियल दे दिया। हाँ धीरज, आपका विजिबल है, 25 फिर से अब चला गया, रुको, ये वॉल्यूम 2 में है, वॉल्यूम 1 का मैंने कहा था इसको देने को। चलो 2 मिनट का ब्रेक हो गया, बिकॉज ही हैज गॉन टू ब्रिंग इट। और पूछो, कुछ पूछना है तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अब मैं जवाब दे दूंगी, जल्दी पूछो। अरमान बिल्कुल जरूरी नहीं बेटा, उससे ज्यादा रूट में क्लास में करा दूंगी, और वॉल्यूम 1 और मेरा क्लास बस काफी हो जाएगा। वेरी गुड अमित, अगर वॉल्यूम 1 की वो कैप कंप्लीट हो गई है तो आप बस खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। परवीन, पहले मैं सुपरफ्लुअस खत्म करा दूं। वॉल्यूम 1 और मेरा क्लास काफी है आपके लिए। देवरूपा, मैंने तो हमेशा देती हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, हर वो कैप के लास्ट में तो रहता ही है। बैंक पी एसआई में मिल गया बेटा, एसआई में आपके पास पावर रहेगा, और बैंक पीओ आपको अच्छे से काम कराएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। आज तारीख क्या ये, ये बोला
तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? वॉल्यूम 1 कहाँ है? हाँ? क्या है ये कहाँ से? तो इन्वर्जन लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, इसमें अभी जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, वो पॉइंट बता दो जरा कि अनलेस अंटिल, रेयरली, हार्डली, scarcely, seldom, barely, forbid, deny, prohibit, without, but for और lest के बाद आप कभी भी not दिखाई नहीं देगा। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं। जो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं करा दूं आपको। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं आपको, काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, अब आओ 1 से लेकर 5 तक जरा देख लो, ठीक है? ये वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस है। प्रीति क्लोज टेस्ट मेरा, मैंने आप लोगों को सारे बैचेस अब थोड़े से पुराने हो गए बेटा, मैंने उसमें सब में लोड करा दिया है। 18 सेट्स लोड कराया। हो गया? देखो, श्याम यादव बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, श्याम यादव फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवता प्रेमी है, मतलब होने की बात कर रहा है श्याम यादव का। बेटा जानबूझ के आपको बीच में बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट दिया, जानबूझ कर। क्यों? एंड ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो दूसरों को की सहायता करता है। इसीलिए क्योंकि अगर ये नहीं देता तो आप खुद ही कहते श्याम यादव ही इज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, नहीं होगा। क्योंकि जब नाउन दे रहा है तो उसी के साथ साथ प्रोनाउन थोड़ी होगा, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन थोड़ी आता है यार, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ही प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे हो गया ज्यादा। क्यों? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट आओ, दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, जो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, शुड नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स, उन्हें अपने अधिकार के लिए भी हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। अब दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी जब आ गया तो उसके साथ दे क्या करेगा? ठीक है? When I was going to market, I suddenly came across, अभी जो came across आपको सिखाया था, है ना? और came across के साथ मैंने कहा था with नहीं आता। देखो, क्लियर? अब कूल लाइट ब्रीज, बेटा ब्रीज का मतलब ये हल्की बहती हवा, तो उसके साथ लाइट वर्ड सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओम प्रकाश, अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स की बात करोगे तो एसबीआई क्लर्क का एक कोर्स आया बेटा, बहुत कम है रेट उसका। उसमें कंप्लीटली एसबीआई को ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप ले लो तो बेहतर होगा, क्योंकि बेटा वैकेंसी आजकल निकलती नहीं है, समझे? इसीलिए सिर्फ उसका रेट शायद 1500 है। देखो नेक्स्ट करो फटाफट।
हो गया? चलो, डू यू हैव सफिशिएंट इनफ? दोनों मिलके सुपरफ्लुअस नहीं हो गया? खुद सोचो, सफिशिएंट और इनफ मिलके सुपरफ्लुअस हो गया। हटा दो इनफ। When we enter into, enter का मतलब ही अंदर आना होता है, उसके साथ फिर into क्या करेगा? To our amazement, हमें आश्चर्य हुआ, the speed of the car increased, कार increase कर गया when it approached near। बेटा approach के साथ near अभी मना किया था, है ना? approach का मतलब ही होता है कि नजदीक आना। The essay on women empowerment should not exceed more than कर दो। exceed कल ही परसों ही पढ़ाया था, exceed का मतलब से ज्यादा होना, तो more than superfluous है। Corruption is such a problem that is found universally everywhere। That is universally found कहो। Universally का मतलब सभी जगह, पूरे धरती पर, everywhere, दोनों मिलकर superfluous हो गया। That is found everywhere कर दो, चाहे that is universally found कर दो। ठीक है? Clear? चलो, अब आओ next 11 to 16 कर लो तो फटाफट पहले। 8 में टोल टैक्स है, 8 में टोल टैक्स है क्या? ओके, एक और हो गया प्रॉब्लम इसमें, यानी सेम नहीं है। टोल काउंटर, दो मिस्टेक है इसमें, वो आंसर में दिया होगा, दो मिस्टेक दिया होगा आंसर में, आंसर में दो मिस्टेक दिया होगा एक्सप्लेनेशन में। 8 नियर हटाना है और टोल और टैक्स मीन द सेम हियर, रिमूव टैक्स, आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है, चलिए अब आओ नेक्स्ट 11 to 16 करो तो फटाफट। दोनों में से कोई एक रहेगा अंकुर। अगर पहला वाला है सही तो दूसरा वाला हटा दो। सेकेंड वर्ड ना उसको सुपरफ्लुअस बना रहा है, वर्ड तो सेकेंड है जो उसको सुपरफ्लुअस बना रहा है। हो गया? जल्दी करो, बी वेरी फास्ट। सपोज इफ, मैंने अभी बताया था आपको, सपोज के साथ इफ नहीं आता है ना? इफ या सपोज दोनों में से कोई एक हटा दो। द रेन केप्ट पोरिंग थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द डे, होल हटा दो। मैंने कहा था रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता। When Alexander saw that his army was exhausted, कि उसका आर्मी थक गया है, he decided to retreat, बैक हटा दोगे। रिट्रीट का मतलब ही होता है पीछे हटना। The thing what, मैंने कहा था what के पहले आप एंटीसीडेंट नहीं होता। What attracted me towards कर दो, चाहे the thing which attracted me कर सकते हो। The judge dismissed the case because the plaintiff was hell bent on withdrawing। withdraw का मतलब ही होता है वापस लेना, उसके साथ बैक नहीं होगा। ठीक है, अपने कंप्लेंट को वापस लेने के लिए वो अड़ा हुआ था। हो गया? अब आओ नेक्स्ट सपोज या इफ दोनों में से कोई एक हटाओ बेटा। ये वॉल्यूम 1 वाला लोड कर देना, कल सुपरफ्लुअस लोड हो गया था, आज ये वॉल्यूम 1 लोड कर दो। सेकेंड वर्ड जनरली रिमूव होगा जब तक कि सेकेंड वर्ड को रिमूव करने से सेंटेंस गलत ना हो तब तक।
गया? चलो देखो, The robbers forbade the passengers. Forbade का सेकेंड फॉर्म है. Forbade का मतलब होता है मना करना. Not हटा दो. Forbade का जब मना करना होता है तो not क्यों लगेगा? अभी बताया था बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं होता. निहारिका माई कजिन होगा बेटा, सिस्टर, कजिन, सिस्टर कोई वर्ड नहीं होता. We will organize a blood donation camp at 4 AM tomorrow morning. भाई AM लगा दिया तो मॉर्निंग सुपरफ्लुअस नहीं हो गया. अगर PM लगा दोगे तो इवनिंग सुपरफ्लुअस होगा ना. We cannot illustrate about the process. बेटा illustrate के साथ about सुपरफ्लुअस होता है. ठीक है. illustrate का मतलब होता है कि बारे में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना. तो illustrate होता है. illustrate के साथ about नहीं आता. ये preposition का मिस्टेक है. और इसमें बहुत सारे वैसे ही बनाया हुआ है मैंने कि किसके साथ कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, वो अभी दिखा देंगे आपको. चलिए 22 to 26 करो फटाफट. हाँ हो गया. I didn't mean to insult you, but on the contrary, नहीं आएगा. On the contrary, I had come here to congratulate you. यानी यहाँ पे बट हटाओगे. On the contrary ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है कि उसके उलट मैं तुम्हारे इंसल्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसके उलट में यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ. कंसेंसस का मतलब ये होता है कॉमन ओपिनियन. कंसेंसस का मतलब क्या है? जब आप सबका ओपिनियन एक हो जाता है तो मैं कहती हूँ अच्छा आप लोग के बीच में कंसेंसस है, हम ये काम कर दें. तो कंसेंसस के साथ ओपिनियन वर्ड सुपरफ्लुअस है. द मैजिस्ट्रेट वॉर्न द विटनेस. उसने विटनेस को, साक्ष्य को ये वार्निंग दिया. वंस योर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड यू कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम इट. तुम उससे पीछे नहीं हट सकते. रिट्रैक्ट, रिट्रीट, रिटर्न, इन सब का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे जाना. डिस्पाइट के साथ ऑफ में बता चुकी हूं. एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडेम्ड. फिर बाई ऑल क्यों लगाओगे? यूनिवर्सली का मतलब ही हो गया सार्वभौमिक रूप से सब जगह पे. तो बाई ऑल का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है फिर तो. चलो आगे देखो. एंड अपॉर्चुनिटी. वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न. बैक हटा दो, बैक की जरूरत नहीं है. शी लुक्ड वेरी एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल. बहुत भव्य दिख रही थी. वेरी लगा है तो फिर इनफ क्यों होगा? लेकिन एक बात प्रॉब्लम है. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
मैंने तुरंत इनफ काट दिया। जरा फिर से सेंटेंस पढ़ो। She looked very elegant and presentable to get the job of air hostess. ये तो गलती हो रहा है ना। To get the job of air hostess तो ऐसे होना चाहिए She looked elegant and presentable enough to get the job, है ना। इतना एलिगेंट और प्रेजेंटेबल दिख रही थी कि उसे जॉब मिल जाता है एयर होस्टेस का। यहाँ पे अगर वेरी काट के, अगर इनफ काट के वेरी रहने दोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाता। इसीलिए हमें यहाँ पे इनफ रहने दिया, क्योंकि इनफ रहेगा तभी मैं आगे जोड़ पाऊंगी। ही इज टॉल इनफ टू गेट दिस जॉब, शी लुक्स एलिगेंट इनफ टू गेट दिस जॉब, ठीक है। इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर की वजह से, अदरवाइज मैं क्या बोलती हूँ कि पहला वाले को दूसरा सुपरफ्लुअस बना रहा है तो सेकेंड वर्ड को काटोगे ना, ठीक है। She said Delhi is comparatively colder। बेटा याद रखना, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है भाई, तुलना ही तो करता है। तो तुलनात्मक और तुलना मिलकर सुपरफ्लुअस नहीं हो गया, तो इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, दिल्ली इज कोल्डर दैन मुंबई। आप कहोगे मैम कंपैरेटिवली क्यों काट रहे हो, आप कोल्डर काट दो। अब भाई कोल्डर काट दूंगी तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, सेंटेंस मीनिंग लेस हो जाएगा। इसीलिए कई बार आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ेगा। बेटा एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल दोनों अलग चीज है। द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर। मैंने कहा था बिग ब्लंडर, लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी भूल, उसके साथ बिग वर्ड सही नहीं है। माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज। बेटा एज गुड एज तो कंपेरिजन खुद ही कर रहा है, बराबर करने का। ही इज एज गुड एज यू, इसका मतलब तुम दोनों एक ही बराबर अच्छे हो। फिर ये इक्वली वर्ड इसको सुपरफ्लुअस बना रहा है। अब कहोगे नहीं मैम इक्वली रहने दो, एस काट दो, तो भाई इसको एस काटोगे फिर वो एस काटोगे तो फिर क्या बनेगा, माई इंग्लिश इज इक्वली गुड। फिर योर्स को कैसे जोड़ू मैं, फिर योर्स भी काटना पड़ेगा। तो सेंटेंस को सही करने के लिए हमें कौन सा वर्ड काटना है वो आपको देखना पड़ेगा। ही इज अ कावर्ड मैन। बेटा मैन भी नाउन है, और अगर आप एडवर्ब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कावर्ड भी नाउन है। दो नाउन एक साथ नहीं आएगा, आप इस नाउन को हटा दो या फिर कावर्ड को एडजेक्टिव बना के मैन के साथ जोड़ दो। ही इज अ कावर्डली मैन, चाहे ही इज अ कावर्ड। कंपैरेटिवली कोल्ड लिखोगे तो फिर मुंबई को कैसे जोड़ोगे बेटा, कॉन्ट्रारी मतलब उसके उलट, ठीक है, विपरीत। वेरी इजली में एरर क्या है बेटा, वेरी टफ, वेरी इजली, ये सब में एरर कहाँ है कुछ। आप लोग एरर देखने के चक्कर में एकदम अननेसेसरी एरर मत देखना। चलो 33 से 36 तक करो जल्दी से। कावर्डली का मतलब होता है कायर। एडजेक्टिव बनाना है तो एल वाई लगाना पड़ेगा, लेकिन नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। हो गया, चलो। नो मैटर हाउ मच यू स्पेंड वी विल रीइंबर्स बैक। गलत हो गया, चाहे जितना भी खर्च हो हम लोग उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। द विक्टिम वॉज परसुएडेड, जो पीड़ित था उसको मनाया गया, मेंटली तैयार किया गया टू रिकॉल। यार याद करो, याद करो, रिकॉल का मतलब फिर बैक क्यों आएगा। The students have already taken the exam and the result is being awaited। awaited के साथ for नहीं आता, फ्लेड के साथ अवे नहीं आता, ये तो हम कर चुके थे, है ना। चलो 41 तक फिनिश करो। ऑन ए डार्क नाइट क्यों नहीं आएगा, हाँ
मून लिट नाइट होता है ना, जिस रात को सब कुछ दिखता है आपको। राज भाई सीढ़ी के जुगाड़ होते ना, सीढ़ी भी ना जुगाड़ करे पर तो ऑफिस खुला है, ऑफिस खुला है। हाँ, चलो जल्दी करो, बी वेरी फास्ट नाउ। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, बेटा रिक्वेस्ट के साथ काइंडली शब्द सुपरफ्लुअस है, क्योंकि रिक्वेस्ट खुद ही मीनिंग है काइंडली। शी रिक्वेस्टेड द सीनियर एग्जीक्यूटिव टू रिपीट, कुड और रिक्वेस्ट अगेन सुपरफ्लुअस है। कुड यू बी सीटेड, देखो ये भी तो रिक्वेस्ट है ना, तो इसका मतलब कुड और रिक्वेस्ट दोनों सुपरफ्लुअस है। अगर आप कुड का यूज पढ़े हो मॉडल्स में, तो आप पढ़ोगे कुड का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो इसके साथ गलत हो गया। इवन आफ्टर मेनी राउंड्स ऑफ टॉक्स इंडिया एंड पाकिस्तान कुड नॉट रीच एट म्यूचुअल एग्रीमेंट, गलत है। एग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअली ही होता है, दोनों पक्ष रेडी होता है तभी एग्रीमेंट होता है। आई प्रेफर स्टेइंग एट होम, प्रेफर के साथ मोर नहीं आता है, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, टू गोइंग आउट। देखो प्रेफर के साथ एक तो मोर, दान, दान भी नहीं आएगा, याद रखना, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। अ डीड ऑफ काइंडनेस हैज अ मोर लास्टिंग इफेक्ट कर दो, चाहे हैज एन एवर लास्टिंग इफेक्ट कर दो। अ मोर लास्टिंग इफेक्ट नहीं तो एवर लास्टिंग इफेक्ट करोगे। एवर लास्टिंग होता है जो हमेशा के लिए रह जाए, तो मोर और एवर लास्टिंग एक साथ नहीं हो सकता ना। अविनाश पहले तो आप जो करा रही हो बेटा पहले वो करो ना, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, सब कुछ खत्म कराऊंगी 6-7 महीने में आराम से। हो गया। ही इज मोर वाइजर, अभी बताया था, कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी, जब खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है ये, तो इसके साथ फिर से मोर क्या करेगा। ही इज वाइजर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। ही हैज द राइट टू रिसीव एन एनुअल सम आउट ऑफ द इनकम। फिर एवरी ईयर क्यों होगा भाई, एनुअल का मतलब सालाना, एवरी ईयर सालाना, दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस। Before translating the sentence word for word, it is worth asking, बेटा before का मतलब इससे पहले, पूरा सेंटेंस को एक एक शब्द ट्रांसलेट करने से पहले, तो before तो पहले आ ही गया। This cup of steaming coffee is too hot to drink, फिर से it क्यों आएगा। मैं कह रही हूँ ये कॉफी का कप इतना गर्म है कि पी नहीं सकती मैं, तो फिर से कप ऑफ कॉफी है ही, तो फिर से प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ क्या करेगा, ये भी आप पढ़ोगे कंजंक्शन में। He was too drunk to know where he was going. Going के साथ to नहीं आता ऐसे। You go to office, you go to school, you go home होता है, to home नहीं होता। इसलिए go हमेशा to नहीं लेता कि जबरदस्ती हम हर जगह पे to लगा दे। You must mend your ways, अपनी चाल सुधारो, lest you should fall in any trap, कहीं फंस ना जाओ, किसी जाल में फंस ना जाओ, ठीक है। चलो कनिका, इट टेक्स टाइम बेटा। स्टीमिंग का मतलब होता है बेटा जिससे भाप अभी भी निकल रहा हो। स्टीमिंग का मतलब इतनी गर्म जिससे भाप निकल रहा हो। जल्दी करो फटाफट अब।
गया? चल, he was too drunk हो गया। 47 you must mend your ways भी तो हो गया। 48 the pre-recorded, पहले बता चुकी हूं मैं, pre-recorded कुछ भी नहीं होता, recorded हमेशा पहले से ही होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन, सफिशियंट है, क्योंकि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही तो एजुकेटेड मैन होता है। या तो लिखो वॉज अ मैन ऑफ लेटर या वॉज एन एजुकेटेड मैन। His speech was vaguely ambiguous. Vaguely का मतलब, वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। Ambiguous का मतलब अनक्लियर because it has several meanings, more than one meaning. Vague और ambiguous दोनों मिलके superfluous है। Vague और ambiguous दोनों मिलके superfluous है। अब आओ, जो आपको खुद देखना है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो है ये जो मैंने अभी बताया। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं आता, कॉन्सर्ट और स्पाउस दोनों का मतलब होता है जीवन साथी, उसके साथ हस्बैंड या वाइफ नहीं होगा। सिबलिंग का मतलब ही भाई या बहन होता है, उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा। ड्यूरिंग द पीरियड, भाई ड्यूरिंग और पीरियड दोनों तो मिलकर सेम चीज है, ठीक है? ये आप एक बार देख लेना, और मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज है जो बताने लायक चीज है, ठीक है? बोलो। फैमिली के साथ मेंबर, रिसेप्शन के साथ पार्टी, कंप्राइज के साथ ऑफ इनएक्टिव वॉइस, ठीक है? फ्यूनरल का मतलब ये अंतिम संस्कार होता है, तो फिर सर्विस नहीं आएगा। ये सब आप देख लेना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में लूट, और मुझे लगता हो भी गया होगा, ठीक है? सुपरफ्लोस क्लास खत्म हो गया है, और ये सुपरफ्लोस में सभी बैचेस में को रात को 10 बजे इसलिए ऐड किया है कि बेटा ये आपको रिकॉर्डेड लोड होता, तो मेरा लगा कि चलो एक बार क्लास लेके जितने बैचेस अभी मेरे चल रहे हैं सब में ये अपडेट कर दें, क्योंकि ये चीज ऐसा है जो चेंजेस नहीं होता, ना कुछ नया बनता है इसमें, ठीक है? क्लियर हो गया? अब सुपरफ्लुअस कभी भी आपको लगे ना कि यार ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग, इसमें ये सुपरफ्लुअस हो रहा है क्या, तुरंत डिक्शनरी चेक करो। डिक्शनरी में आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। अगर उसमें वेरी लगा है, टू लगा है, मतलब बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो उसके साथ वेरी नहीं लगाना फिर, ठीक है? तो वो आप खुद भी अब अपना चेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो बताओ।